हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो मैं स्वागत करता हूं आपका वित्तीय संबंध की अगली कक्षा में। ठीक है, यह वित्तीय संबंध की कक्षा होगी और वित्तीय संबंध में हम लोग आगे चलने वाले हैं। और वित्तीय संबंध में मेरे दोस्तों, हमने आप लोगों को क्या बता दिया था? तो वित्तीय संबंध में 268, 268 ए, 269, 269 ए हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में बता दिया था। 68, 68 है, 69, 69 है, हमने क्या किया था? आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम लोग वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 270, 71, 275, 282 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 270 की ओर हम लोग चलने का काम करते हैं। अनुच्छेद नंबर 270 में है क्या, तो उसको देखने का काम करता है, हम लोग करने का काम करते हैं। चलिए अनुच्छेद नंबर 270, अनुच्छेद नंबर 270 है क्या कि ऐसा कर जिसे संघ सरकार लागू करती है या आरोपित करती है। संघ सरकार आरोपित करती है, कामा संघ सरकार एकत्रित करती है। संघ सरकार एकत्रित करती है, एकत्रित करती है तथा इसका उपभोग दोनों करते हैं। इसका उपभोग दोनों करते हैं। पहला बात हमने बताया कि एक रहेगा टैक्स, इसे संघ सरकार लगाएगी, इसे संघ सरकार बटोरेगी एवं संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मेरे दोस्तों क्या करेंगे? खर्च करेंगे। जैसे लिखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268, 69, 69 ए, 268, 69, 69 ए तथा 271 के अतिरिक्त 271 के अतिरिक्त संघ सूची के विषयों पर संघ सूची के विषयों
पर लगा कर, ऐसे कर, ध्यान से सुनिए, जो संघ सरकार लगाए, संघ सरकार बटोरे, लेकिन संघ और राज्य दोनों का करेंगे, खर्चा करेंगे। यह कर अनुच्छेद नंबर 270 में रखा गया। इसके अंतर्गत 268, 69, 69A तथा 71 के छोड़ने के बाद जितना कर अनुसूची नंबर किसमें, किसी में नहीं, सूची नंबर 3 में, किसके, संघ सूची, ध्यान से सुनिए, 3, 5, 7 नहीं, इसके अतिरिक्त संघ सूची के विषयों पर जितना टैक्स लगेगा वह संघ सरकार लगाएगी, संघ सरकार बटोरेगी, लेकिन राज्य सरकार की भी उसमें क्या होगी, हिस्सेदारी होगी। अनुच्छेद नंबर 270 था। अब 71 की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, अनुच्छेद नंबर 271, 71 में क्या कहा गया है, अब इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। अनुच्छेद नंबर 270 का हम उदाहरण नहीं बताए हैं, लिख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 270 का उदाहरण आयकर, लेकिन आयकर में लिखिएगा कृषि को छोड़कर, आयकर में किसको छोड़कर, कृषि को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 271 की ओर, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 271, अनुच्छेद नंबर 271 में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 271 में क्या है, लिखिएगा, लिखिएगा कि संघ के प्रयोजन, संघ के प्रयोजन हेतु अधिभार, संघ के प्रयोजन हेतु अधिभार कुछ कर एवं कुछ कर एवं शुल्कों पर, कुछ कर एवं शुल्कों पर आरोपित या आरोपण लिखे, मतलब संघ सरकार संघ के प्रयोजन के लिए, मतलब संघ का कोई काम होगा उसके लिए क्या कर सकती है, अधिभार रख सकती है। पहला बात समझिए, एक शब्द आपके सामने आया है अधिभार। अब कहेंगे कि अधिभार किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। संघ सरकार कौनो काम खातिर अधिभार लगा सकेले, कहाँ लगी, कुछ कर पर लग सकेला और कुछ शुल्क पर लग सकेला, मतलब टैक्स पर टैक्स और शुल्क पर शुल्क या शुल्क पर टैक्स। अब सुन, जो ये कर पर कर है यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तथा जो शुल्क पर कर लगेगा या शुल्क लगेगा यह अप्रत्यक्ष होगा। पहला बात सुनिए, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, यह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे संघ सरकार किसी भी कार्य के लिए या किसी भी प्रयोजन के लिए, संघ सरकार किसी भी कार्य के लिए या किसी भी प्रयोजन के लिए किस पर, टैक्सों पर या शुल्कों पर या कर पर या शुल्क पर अधिभार लगा सकती है या अधिभार आरोपित कर सकती है। इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 271 में किया गया। कहां पर किया गया, अनुच्छेद नंबर 271 पर किया गया। अब क्या कहा गया है, तो अधिभार
अधिभार आता है, यह आपके लिए हम लोग बता रहे हैं कि ये जो आपका अधिभार होता है, यही इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन यह भी एक प्रकार का कर होता है, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, कर होता है। अभी तक हमने पिछली कक्षा में बताया कि कर को कौन लगा रहा है, संघ, तो इसको भी संघ लगाया कि बटोर कौन रहा है, तो अलग अलग बटोर रहे थे, लेकिन यहाँ पर संघ ही बटोरेगी। खर्चा कौन कर रहा है, कहीं पर देखें कि संघ और राज्य मिलकर, कहीं पर देखें राज्य, लेकिन यहाँ पर खर्चा कौन करेगा, संघ सरकार करेगी। कौन करेगी, संघ सरकार करेगी। ठीक है, ऐसा कर जिसे संघ सरकार लगाएगी, संघ सरकार बटोरेगी और संघ सरकार ही खर्चा करेगी, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अनुच्छेद नंबर 271 में अधिभार के नाम से जाना जाता है। अधिभार किसे कहते हैं, अब देखिए, टैक्स पर टैक्स लगाना, किस पर लगाना, टैक्स पर टैक्स लगाना या शुल्क पर टैक्स लगाना, शुल्क पर क्या लगाना, टैक्स लगाना, टैक्स पर टैक्स लगाना या शुल्क पर टैक्स लगाने की क्रिया अधिभार कहलाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब अगला वाला इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 271 के अंतर्गत दो चीज पढ़ना होता है। एक आपके सामने प्रस्तुत है अधिभार, एक होता है शेष। ध्यान से सुनिए, इसके अंतर्गत दो चीज पढ़ना है जो आपके सामने है, एक है अधिभार, एक है आपका शेष। अब दोनों को पढ़ने का हम लोग काम करते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए, देखते हैं हम लोग अधिभार किसे कहते हैं। आइए मेरे दोस्त, अधिभार के बारे में मिलकर चर्चा करते हैं। अधिभार किसे कहते हैं, ठीक है, तो अधिभार किसे कहते हैं, तो ऐसा कर या ऐसा कर, हाँ ऐसा कर जो कर पर ही लगा हो। पहला बात, ऐसा कर, ध्यान से सुनिए, ऐसा कर जो कर पर ही लगा हो, ही लगा हो। मतलब एक शब्द में मैं कहूं कि टैक्स पर टैक्स देने की क्रिया, टैक्स पर टैक्स देना ही अधिभार है। टैक्स पर टैक्स देना ही क्या है, अधिभार है। कहेंगे कि टैक्स पर टैक्स क्यों देंगे, तो एक अधिकतम सीमा से ज्यादा यदि टैक्स दे दिए भारत सरकार को, मतलब अभी अधिभार क्यों लगाया जाता है, ध्यान से सुनिए। अधिभार कब लागू होता है, तो अधिभार अधिकतम सीमा से अधिकतम टैक्स देने पर, सीमा, लिखिए कर सीमा, शुरू से लिखिए, कर सीमा से अधिकतम टैक्स देने पर, कर सीमा से अधिकतम कर देने पर या टैक्स देने पर संघ सरकार या संघ सरकार या संघ अधिभार का प्रावधान करती है, अधिभार का प्रावधान करती है, प्रावधान करती है। अब बताइए, हम कहे हैं कि ऐसा कर जो कर पर ही लगता हो, मतलब कि जे कर देत है, टैक्स देत है, वही दे। पहला बात सुना, जो व्यक्ति टैक्स देता है उसी पर लगता है। जो व्यक्ति क्या देता है, टैक्स देता है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या देता है, टैक्स, उसी पर ही टैक्स का करता है, लगता है। यानी कि अधिभार किस पर लगता है, तो लिख लीजिए नोट पॉइंट में, अधिभार करदाता पर ही लगता है, अधिभार करदाता पर
ही लगता है, अधिभार करदाता पर ही लगता है। अधिभार किस पर लगता है? करदाता पर ही लगता है। यानी जे टैक्स देत वह टैक्स देई, दूसर ना देई। काहे? अब सुना, अब ये अधिभार के देत, जेवन व्यक्ति टैक्स पहले से देत वह का करी? टैक्स के देई। एक कहल जाला अधिभार। और ये अधिभार सुन ला, किसी भी प्रयोजन पर खर्च किया जा सकता है। सुन लीजिए, लिख लीजिएगा कि अधिभार, लिखिएगा आप लोग, लिखिए अधिभार किसी भी प्रयोजन पर खर्च किया जा सकता है। लिख लीजिए, यह किसी भी प्रयोजन पर खर्च किया जा सकता है। खर्च किया जा सकता है। ये फिक्स नहीं है कि यह एक ही व्यक्ति पर खर्च होगा या एक ही काम के लिए खर्च होगा। ये कौनहू काम खातिर खर्च हो सकेला। ठीक है भैया, ये था अधिभार। अब हम लोग देखते हैं क्या? शेष देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम लोग? शेष देखेंगे। ठीक है, अगला वाला लिख लीजिए। अब हम लोग देखने का काम करेंगे शेष, कि शेष क्या होता है। लिखिए शेष। शेष में लिखिए कि यह भी एक प्रकार का कर होता है। यह भी एक प्रकार का कर होता है, जिसे कर होता है, जिसे करदाता न देकर, जिसे करदाता न देकर आम जनता देती है। पहला बात, अधिभार को हम लोग क्या देखें कि करदाता देता था, यानी जो व्यक्ति टैक्स दे रहा था वही देता है, यानी जिसके पास पैसा ज्यादा हो गया था वो देता था। लेकिन शेष क्या है कि जो शेष है यह कह रहा है कि इसे करदाता नहीं देता है। कौन देता है? आम आदमी देते हैं। अब सुनिए, शेष को किसी भी प्रयोजन पर खर्च नहीं कर सकते हैं। अधिभार को कर सकते थे, लेकिन लिखिए कि यह निश्चित प्रयोजन पर ही खर्च होता है। यह निश्चित प्रयोजन पर ही खर्च होता है। यह निश्चित प्रयोजन पर ही क्या होता है? खर्च होता है। यानी यह आप लोग सोचेंगे कि किसी भी मद पर या किसी भी स्थान पर खर्च कर दे तो नहीं होगा। कहेंगे कि सर जी यह कैसे आप बता रहे हैं कि इसको आम आदमी देता है? तो पहले बात सुनिए, मान लीजिए यह आपके पास पेन है, यह शर्ट को ले लीजिए, या यह शर्ट आपके पास है। यह शर्ट कितने की मिल रही है? मान लीजिए 200 रुपया। कितने में? 200 रुपया। इस शर्ट का दाम मेरे दोस्तों कितना रुपया? 200। अब भारत सरकार कहेगी कि अब हम लोगों को क्या करना है? दाम बढ़ाना है। यह दाम बढ़ाकर कितना कर देगी? 220 रुपया कर देगी। अब 220 रुपया कर देगी तो इस शर्ट पर जितना कमाई होगी वह कहेगी क्या कि अब मैं इसे एक स्थान पर खर्च करूंगा। क्या करूंगा? एक स्थान पर या किसी काम पर क्या करूंगा? खर्च करूंगा। तो यह निश्चित काम के लिए खर्च किया जाएगा, जिसके लिए लिया गया है टैक्स 200 से 220 किया गया है, इसका दाम उसी के लिए खर्च किया जाएगा जिसके लिए किया गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए
अगला वाला देखते हैं दोस्त क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गैर राजस्व कर वितरण या गैर कर राजस्व वितरण। ठीक है, तो आप लोग आगे लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। क्या देखेंगे, अब हमारा टॉपिक बन जाएगा क्या, आइए देखने का काम करते हैं दोस्त। टॉपिक बनेगा क्या कि गैर कर राजस्व का वितरण। अगला वाला टॉपिक बन जाएगा गैर कर राजस्व का गैर कर राजस्व का वितरण। गैर कर राजस्व का वितरण दो भागों में किया जाता है। पहला वाला संघ या केंद्र का राजस्व, दूसरा वाला राज्य का राजस्व। एक होता है संघ का राजस्व, दूसरा होता है राज्य का राजस्व। आइए चलिए देखते हैं संघ या केंद्र के राजस्व में क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आ जाता है डाक, तार, बिजली, डाक, तार, बिजली। आगे लिखिएगा रेलवे, बिजली के बाद लिखिए रेलवे, सिक्का एवं मुद्राएं, सिक्का एवं मुद्राएं, सिक्का एवं क्या हो जाएगा मुद्राएं, डाक, तार, बिजली, रेलवे, सिक्का एवं मुद्राएं। और अगला लिखने का काम करिएगा कि आपके सामने प्रस्तुत है अगला वाला केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण। केंद्रीय, इधर लिख लीजिए केंद्रीय सार्वजनिक, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम। केंद्रीय सार्वजनिक क्या हो जाएगा उपक्रम हो जाएगा। इसी के अंतर्गत बैंकिंग को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा बैंकिंग। ठीक है, इतना इसके अंतर्गत रखा जाता है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो लिखिए राज्य के अंतर्गत सिंचाई। राज्य के अंतर्गत क्या आएगा सिंचाई आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा, सिंचाई, वन, मत्स्य। जिस तरह यहां पर देखें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, इधर लिख लीजिएगा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम। राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, ये सभी मेरे दोस्तों गैर कर राजस्व का वितरण है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगता है। तब भी अब सिंचाई राज्य के पास, वन राज्य के पास, मत्स्य पालन राज्य के पास, और कुछ राज्य के सार्वजनिक उपक्रम होंगे राज्य के पास रखा जाएगा। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम बैंकिंग, बिजली, रेलवे, तार, डाक, सिक्का, मुद्रा, ये सब किसके पास रहेगा केंद्र के पास रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्त, अब हम लोग देखते हैं अनुदान। क्या देखेंगे अनुदान देखेंगे। हमारा टॉपिक बनेगा क्या मेरे भाई साहब, आज का अंतिम टॉपिक हो सकता है अनुदान। अनुदान देखेंगे। अनुदान किसे कहते हैं, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार किसी भी राज्य को या किसी भी विशेष क्षेत्र में
किसी भी विशेष कार्य के लिए जो पैसे को देने का काम करती है, धन को देने का काम करती है, उसे अनुदान करते हैं। कहते हैं राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए जो धन को देने का काम करती है उसे अनुदान कहते हैं। अनुदान दो प्रकार का होता है। अनुदान कितने प्रकार का होता है दोस्तों? लिखिएगा, अनुदान दो प्रकार का होता है। अनुदान कितने प्रकार का माई बाप? दो प्रकार का। पहला वाला सहायतार्थ अनुदान, पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाता है सहायतार्थ अनुदान, पहला वाला सहायतार्थ अनुदान। दूसरा वाला हो जाएगा विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन अनुदान, सहायतार्थ अनुदान अब हो जाएगा आपका विवेकाधीन अनुदान, इसको कहते हैं। एक होता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान हम पढ़ा दिए हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है अनुदान, पहला वाला सहायतार्थ अनुदान, दूसरा वाला विवेकाधीन अनुदान। सहायतार्थ अनुदान की चर्चा आर्टिकल नंबर 275 में, कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 275 में। तथा जो आपका विवेकाधीन अनुदान है यह आर्टिकल नंबर 282 में, कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 282 में। सहायतार्थ अनुदान और विधिक अनुदान, आगे देखिए, विवेकाधीन, विधिक नहीं, विधिक अनुदान, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके पास जो विवेकाधीन अनुदान है यह केंद्र के पास, किसके पास? केंद्र के पास या राज्य के पास विवेक के अनुसार देना होता है। किसके अनुसार? विवेक के अनुसार। राज्य भी इसे दे सकता है किसी व्यक्ति को, किसी विशेष क्षेत्र के लिए या किसी समाज के विकास के लिए। और सहायतार्थ अनुदान कौन देता है? तो सहायतार्थ अनुदान की शक्ति केवल केंद्र के पास होती है, ठीक है। सहायतार्थ अनुदान किसको दिया जाता है? किसी राज्य को दिया जाता है, किसी राज्य विशेष को दिया जाता है। कब? किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए। किसके लिए? किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए दिया जाता है। अब यह कब सहायतार्थ अनुदान प्राप्त होता है? जब मान लीजिए केंद्र में एक सरकार है और उसी पार्टी की सरकार, केंद्र में अगर किसी एक पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की सरकार किसी अन्य राज्य में है, तो वह राज्य यदि कर मांगेगा, अरे क्या मांगेगा? अनुदान मांगेगा, सहायतार्थ अनुदान तो मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं मिलता है, क्योंकि वह आनाकानी होती है। क्या हो जाती है भाई साहब? आनाकानी हो जाती है, ठीक है। तो आइए चलिए, हमने क्या बताया? अनुदान किसे कहते हैं बता दिया। अनुदान कितने प्रकार का? दो। पहला वाला सहायतार्थ, दूसरा वाला विवेकाधीन। सहायतार्थ की चर्चा 275, विवेकाधीन की चर्चा 282। हम कहें कि विवेकाधीन अनुदान की शक्ति किसके पास है और सहायतार्थ के पास? सहायतार्थ के पास, सहायतार्थ केवल केंद्र के पास है। यह किसी राज्य को दिया जाता है, किसी सार्वजनिक काम के लिए या किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी दिया जा सकता है। किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन विवेकाधीन अनुदान केंद्र भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है। केंद्र देगा तो राज्य को देगा, केंद्र देगा तो किसी विवेक के अनुसार ही देता है। विवेकाधीन अनुदान जो होता है, विवेकाधीन अनुदान केंद्र राज्य को देता है या किसी विशेष क्षेत्र को देता है, पहला बात। लेकिन ये जो आपका सहायतार्थ अनुदान है केंद्र देता है, राज्य को देता है। चलिए, कब देता है? कोई सहायता करने के लिए देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसी के बारे में चर्चा हो गई, अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए तथ्य को देखने का काम करते हैं। जो तथ्य हैं उनको याद रखिएगा आप लोग। क्या रखना है? याद रखना है आपको। जो आप लोग सहायतार्थ अनुदान देख रहे हैं, ठीक है, इसी सहायतार्थ अनुदान को विधिक अनुदान भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी लिख लीजिए, इसी को
विधिक अनुदान भी कहा जाता है। अब देखिए यह कब मिलता है, यह संसद विधि बनाकर किसी राज्य को देती है। यह कब मिलता है, तो संसद विधि बनाकर देने का काम करती है। क्या बनाकर, विधि बनाकर। संसद क्या बनाकर देती है, विधि बनाकर देती है। और देख लीजिए अगला वाला, यह सभी राज्यों को देना होता है। विधिक अनुदान यह सभी राज्यों को देना होता है, सभी राज्यों को देना होता है। लेकिन पहला बात, सभी राज्यों को समान नहीं देना है। सभी राज्यों के देना है लेकिन समान नहीं दिया जाता है। इना कि यदि एमपी को 50 करोड़ अनुदान दिया गया तो उत्तर प्रदेश भी कहे कि हमको भी 50 करोड़ देना जरूरी है, नहीं, समान नहीं होगा, देना जरूरी है। संसद विधि बनाकर देगी, ठीक है। विवेकाधीन, यह विवेक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, यह विवेक के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, विवेक के अधीन होता है। यह सभी राज्य को नहीं दिया जाता है, यह सभी राज्य को नहीं दिया जाता है। यह यष्टि के विकास के लिए दिया जाता है, यह यष्टि के विकास के लिए दिया जा सकता है, दिया जाता नहीं है, दिया जा सकता है। विवेकाधीन अनुदान, ठीक है। अगला वाला लिख लीजिए, यष्टि के कल्याण के लिए। लेकिन बबुआ ध्यान से सुन ला एक बात, अनुदान के कैसे देवल जाई, तो वित्त आयोग के सिफारिश पर। नोट नंबर लिख लीजिए, अनुदान का प्रावधान या अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर ही दिया जाता है। अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर ही दिया जाता है, ठीक है। काम समाप्त करते हैं, अब आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अनुदान तक आपने देखा और अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो अगली कक्षा में आएंगे जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को लेकर आएंगे, ठीक है। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।